नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री और देश में आर्थिक सुधारों के प्रणेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश दे रहा है श्रद्धांजलि। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश और दुनिया के नेता दे रहे हैं श्रद्धांजलि। साथ ही बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। उनके आवास पर पहुंचे, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य की डीएमके सरकार के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने विरोध स्वरूप खुद पर बरसाए कोड़े। 48 दिनों तक उपवास और डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक जूते न पहनने का भी ऐलान किया। वित्त वर्ष 2025 में 6.5% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। वित्त मंत्रालय ने जारी किया अनुमान। चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.8% रहने की जताई उम्मीद। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी से ठिठुरा मैदानी इलाका। दिल्ली एनसीआर में बारिश से ठंड बढ़ी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे लंबे समय से बीमार थे और बीती रात बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना पूरे देश के लिए एक झटका है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना
ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पीएम ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति, एक महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए खुद को समर्पित करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के साथ इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। और इस खबर पर हमारे साथ दो साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं, राजेश राज और कुमार आलोक। राजेश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। लगातार देश दुनिया से तमाम नेता अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर हैं। जानना चाहेंगे कि जिन नेताओं का आना जाना चल रहा है उनमें कौन लोग हैं जो इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं जो देख पा रहा हूँ कि लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरे देश भर की जो नामचीन हस्तियाँ हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही हैं। राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उपराष्ट्रपति ने की, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भी मैं देख पा रहा हूं, जिसमें कि डॉक्टर कर्ण सिंह जो पूर्व सांसद हैं, सुबोध कांत सहाय, जितिन प्रसाद, मनोहर लाल खट्टर, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए और तमाम के जो छोटे बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। चूँकि मौसम बहुत खराब हो गया है ऋतु, बारिश बहुत तेज हो रही है, सुबह से ही मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपुल है, आम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके पहुंचने की रफ्तार थोड़ी कम जरूर है, लेकिन जो गाड़ियों में बैठकर आराम से घर के भीतर दाखिल हो जा रहे हैं वो हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी की आंखें नम हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनकी धर्मपत्नी गुरशरण कौर जो हैं उनकी आंखें भी नम हैं और जाहिर तौर पर वो अर्धांगिनी है डॉक्टर सिंह की, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक पति का जाना हर महिला के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही भावुक क्षण होता है। और डॉक्टर सिंह की जो कीर्ति है वो चारों दिशाओं में रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं
उन्होंने डॉक्टर सिंह को उनके कृतित्व के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए और उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका जो शैक्षणिक करियर है, उसके लिए याद किया जाता है। और वाकई देश में एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हुए, दो व्यक्ति ऐसे हुए जो अपनी योग्यता, अपनी शैक्षणिक जो उनकी योग्यता है, उसके बलबूते वो सियासत में कदम रख कर आए। और शायद ये वजह थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि मैं एक राजनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एकेडमिशियन हूँ और शास्त्री हूँ। और यही वजह थी कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में डॉक्टर सिंह ने देश की जो पटरी पर जो उतर गई थी आर्थिक प्रगति की जो राह थी, उसको उन्होंने लाने में एक बड़ी भूमिका कायम की। इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। हम जानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में और फिर उसके बाद चंद्रशेखर के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसके बाद देश में आर्थिक जो है हालात बहुत बिगड़ गए थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और उसके बाद गाड़ी को बहुत तेजी से पटरी पर लाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री रहते हुए भी जो सामान्य कार्यकर्ता थे वो मनमोहन सिंह से मिलते जुलते थे और सामान्य तरीके से कि कोई प्रधानमंत्री होने का कोई गुरूर या ठसक मनमोहन सिंह के चेहरे पर यह भाव कभी दिखाई नहीं पड़ा, जो सामान्य तौर पर बड़े लोगों के चेहरे पर नहीं दिखाई देता है। और मनमोहन सिंह साधारण से साधारण लोगों से मिलते जुलते थे और साधारण से साधारण काम जो एक सामान्य नागरिक क्या करते हैं वो करने का काम किया करते थे। और इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा शिद्दत से याद किया जाएगा। जी राजेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। आलोक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज देश, दुनिया याद कर रही है और देश याद करता है जिस तरह से आर्थिक संकटों से उनकी पूरी नीति ने देश को निकाला और एक नई राह, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो दी। कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने इस बड़े नेता को अंतिम विदाई देने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कल सुबह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर को 24 अकबर रोड लेके आया जाएगा। रितु जी, देखिए यहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा हूँ, जैसा कि राजेश जी ने बताया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है सवेरे से ही, और जिसकी वजह से जो यहाँ पर भी उनके तस्वीर को रखा गया है और माल्यार्पण किया जा रहा है, श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। लेकिन जैसा कि राजेश ने कहा कि जो आना चाहिए आम आदमी को, जितना पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, बिकॉज बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। अगर हम बात करें कि आज देर रात को जो मनमोहन सिंह की पुत्री विदेश में रहती हैं वो यहाँ लौटेंगी, उसके बाद कल सवेरे 8 बजे से 10 बजे के बीच यहाँ पर 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उनका पार्थिव शरीर आम लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसमें सारे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी हो, चाहे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं सोनिया गांधी होंगी, और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ आम आदमी, आम जो कांग्रेसी हैं वो भी यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आएंगे। उसके बाद जो फंडल की बात हो रही है, ये फंडल जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्रियों का किया गया है राजघाट के आसपास, तो वहीं पर सरकार से कांग्रेस जगह मांगेगी और उसके बाद वहाँ तय होगा कि किस जगह पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसमें सरकार भी इन्वॉल्व होगी अंतिम संस्कार में, और जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। जो 21 तोपों की सलामी होती है, इसके अलावा जो सेना के जो बैंड्स होते हैं, जो शोक धुन जो बजता है, इसके अलावा जो सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था होगी जब जो फंडल के रास्ते में जब जो जिस रास्ते से उनका पार्थिव शरीर जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कल देखने को मिलेगी। और आज वहाँ पर जैसा कि राजेश वहाँ से बता रहे थे, तमाम जो बड़े नेता हैं, क्योंकि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन आप देख, मनमोहन सिंह की जो छवि रही है, क्योंकि उसमें पार्टी बीच में नहीं आई उनके रिश्तों में, तो तमाम तरह के वहाँ नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने उनकी कांग्रेस किस तरीके से याद कर रही है अपने पूर्व प्रधानमंत्री को, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि वो डिप्लोमेट नहीं थे, वो लीडर नहीं थे, वो एक शुद्ध इकोनॉमिस्ट थे।
और आपने देखा होगा कि जैसे कि जब 1990 में हालांकि बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने राजनीति में उनको लाया, राजनीति में भी एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर लाया, इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में उनको बिठाया था। उसके बाद चंद्रशेखर, जब बीपी सिंह की सरकार गिर गई तो चंद्रशेखर ने भी उनको कंटिन्यू रखा। लेकिन जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो नरसिम्हा राव ने जो कहा, जो देश की उस समय आर्थिक स्थिति थी, कहा जाता है कि जो सरकारी खजाना था उसे 2-3 सप्ताह ही इस देश के विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता था, इतनी डमाडोल हालत थी। लेकिन जब फर्स्ट बजट उन्होंने जब पेश किया तो उस बजट को पेश करते समय जो तमाम जकड़न थी, अर्थव्यवस्था की जो जकड़न थी, लाइसेंसी राज था, उसको एकदम पलट कर रख दिया। हालांकि इसका काफ़ी विरोध किया उस समय की कम्युनिस्ट पार्टियों ने, समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने। लेकिन एक मार्के करने वाली बात होगी कि जब बजट वो पेश कर रहे थे और जब बजट पेश हो गया और बजट पेश होने के बाद जब बजटीय भाषण के बाद जो तमाम जो विपक्षी दल के नेता होते हैं जो बजट में भाषण देते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि अमूमन आलोचनाएं होती हैं जब कोई भी बजट पेश करता है, किसी भी दल का हम भी देख रहे हैं 20 सालों से। तो लेकिन लालकृष्ण आडवाणी खड़े हुए उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने का जो ये जो बजट है ये हमारे आर्थिक मॉडल को इन्होंने चुरा लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात लालकृष्ण आडवाणी ने उस समय उनके लिए कही थी। और उनके अगर हम अभी प्रधानमंत्री का हम वक्तव्य सुन रहे थे कि कष्ट और अभाव सफलता की राह में आड़े नहीं आते, और ये चीज़ मनमोहन सिंह, गरीबी उन्होंने झेला, चौथी क्लास तक वो अविभाजित पंजाब के एक गांव में रहे और उसके बाद से वो पंजाब आए और उसके बाद उनका जो रास्ता आप देखें, उनका करियर आप देखेंगे तो उस करियर को देखेंगे तो जो डिग्रियां उनके पास है, जिन पदों पर वो रहे, वो अपने आप में एक मिसाल है। एक कोई किसी राजनेता का इतना बड़ा हमने कद नहीं देखा कि इतने बड़े पद पर रहे, इतने डिफरेंट पदों पर रहे, लेक्चरशिप उन्होंने किया, तमाम तरह की डिग्रियां ली और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हुए। शिक्षक से लेकर प्रधानमंत्री तक का एक राजनीतिक सफर जो उन्होंने तय किया, उसमें एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के भी एक तरह से दिशा और निर्देश दिए, उन्होंने कई बड़े ऐसे काम किए जिसने कांग्रेस पार्टी को बदलते दौर में स्थापित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की भी आर्थिक प्रगति में एक बड़ा योगदान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, हमने देखा कि सुबह से ही प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और तमाम नेता पहुंच रहे हैं वहां अपनी श्रद्धांजलि देने। आलोक भी जिस तरह से बता रहे थे कि जो उनकी एक राजनीतिक छवि रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उसमें किसी से भी एक तरह से किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं, एक सहज स्वभाव के राजनीतिक नेता, जो कि आज की तारीख में इस तरह के नेताओं को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इतने सहज नेता को किस तरह से और तमाम नेता पहुंच रहे हैं वहां श्रद्धांजलि देने? देखिए, बिल्कुल ऋतु आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो शख्सियत है, वो शख्सियत एक ऐसी शख्सियत रही है जो दलों की दीवारों को तोड़ती है, दलीय जो सीमाएं हैं उसको लांघ कर तमाम दलों के जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमने देखा कि सीपीएम की तरफ से प्रकाश कारत जो हैं वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदम्बिका पाल, शाहनवाज हुसैन, अनिल बलूनी, विनोद तावड़े, संजय मयूख, ये तमाम, अरुण सिंह जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। और वैसे लोग जो कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में चले गए, वो भी यहाँ आने से नहीं रुके और उसकी तादाद भी मुझे काफ़ी यहाँ पर दिखाई पड़ी। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, और अभी से कुछ ही देर पहले सचिन पायलट, जो हालांकि कांग्रेस में ही है, सचिन पायलट भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और हर उम्र वर्ग के लोग जो हैं डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर यह देश के लिए बड़ा सदमा है कि देश ने एक विद्वान प्रशासक और एक विद्वान शिक्षक भी खोया है, पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा। जी राजेश, आप और आलोक से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सारे सरकारी कार्यालयों में भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। देखिए संसद भवन से हमारे संवाददाता कुमार आलोक की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर संसद भवन के करीब में हैं। संसद भवन, चाहे वो रेल भवन हो, चाहे वो शास्त्री भवन हो, चाहे वो कृषि भवन हो, तमाम जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ जो झंडा है, जो भारत का तिरंगा झंडा है, उनके सम्मान में उनके निधन के बाद आधा उसको झुका दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा अभी मनमोहन सिंह की कल रात में उनका निधन हुआ था और उसके बाद से सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक यहाँ पर घोषित किया है। तमाम सरकारी दफ्तरों में जो झंडे हैं वो आधा झुका है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। सुबह से ही दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। RSS ने X पर लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश बेहद दुखी है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। RSS ने आगे लिखा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सिंह का भारत के लिए योगदान हमेशा याद किया जाएगा और संजोया जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश ने एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री भी खो दिया है। उन्हें उनकी सादगी और उनके आर्थिक फैसलों के लिए देश हमेशा याद करेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आइए देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा पर DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी तारीफ पक्ष और विपक्ष सभी लोग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर उनकी संसद में तारीफ की। संसद के उच्च सदन के सदस्य से जब वह रिटायर हुए तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि मैं खास तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का उल्लेख करना चाहता हूं। सदन के नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। पीएम मोदी ने संसद में याद किया कि किस तरह वह सदन में वोट करने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे थे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम बेहद दुखी हैं। वे एक असाधारण राजनेता और भूटान के प्रिय मित्र थे। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ हैं। और खबरों में आके एमके स्टालिन की अगुवाई में तमिलनाडु की डीएमके सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। राज्य सरकार की असंवेदनशीलता के खिलाफ भाजपा ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए असंवेदनशील स्टालिन सरकार के खिलाफ अन्नामलाई ने खुद पर कोड़े बरसाए हैं। ये डीएमके सरकार के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन को दिखाता है। डीएमके सरकार उखाड़ फेंकने तक अन्नामलाई ने कहा है कि वो जूते नहीं पहनेंगे जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती। वो नंगे पैर चलेंगे। अन्नामलाई भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख हैं। अन्नामलाई ने 48 दिनों तक उपवास का भी ऐलान किया है। चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन है, जिसमें प्रदेश प्रमुख अन्नामलाई ने डीएमके नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरें भी शेयर की हैं और आरोप लगाया है कि वह डीएमके पार्टी की छात्र शाखा का पदाधिकारी है। यानी कि डीएमके पर सीधे सीधे भाजपा ने एक तरह से आरोप लगाया है कि वो जो गुनाहगार इसमें है, जो आरोपी है, उसको राजनीतिक संरक्षण डीएमके दे रही है। चेन्नई से हमारे साथ रितेश रंजन जुड़ रहे हैं। रितेश, एक तरह से विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कुछ बड़े ही कठोर एक तरह से प्रण ले लिए हैं अन्नामलाई ने कि जब तक कि उस छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अगर वो नंगे पैर नहीं चलेंगे या डीएमके सरकार को नहीं उखाड़ फेंकते। ये देखिए, ये अन्नामलाई एक राजनीतिज्ञ हैं और एक राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्होंने मैं समझता हूं कि इस मौके का बहुत अच्छी तरीके से जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे वो क्या करना चाह रहे हैं कि अपने को यूथ से और तमिल ट्रेडिशन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये बात नहीं है कि ये पहली घटना है। अन्ना यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है ये किसी महिला के साथ राज्य में पहली ऐसी घटना हुई। पिछले कई सालों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं महिलाओं के खिलाफ। जो है पहले जो एक जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जमाने में जो महिला सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन काफी संवेदनशील हुआ करता था, वो अब नहीं है। अब के वो बहुत कमजोर हुआ है उसके बाद से। और इसी का जो है इसका मुद्दा तो काफी समय से अन्नामलाई और भाजपा उठाते रहे हैं। तो ये उनका एक अलग प्रयास है कि अपने को कैसे कनेक्ट किया जाए, तमिलनाडु के लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए, तमिल ट्रेडिशन से कैसे कनेक्ट किया जाए। ये जो कोड़े मारने की जो उन्होंने अभी दिखाया है वो ऐसा है कि वो दिखाता है कि तमिल ट्रेडिशन से मैं कितना कनेक्टेड हूं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अन्नामलाई की जो फैन फॉलोइंग हो, उनके प्रशंसक जो है वो ज्यादातर युवा है। और हाल के कुछ सालों में जब उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से युवाओं में ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी है। भाजपा के साथ युवाओं के अलावा अन्य वर्ग से भी लोग जुड़े हैं, लेकिन युवाओं में खास करके लोकप्रिय हैं। और ये कनेक्ट जो आज के तमिलनाडु की राजनीति कहा जाता, हमेशा से हमने देखा है कि सिनेमा जगत से प्रभावित रहा है। एक जमाने में एमजीआर जयललिता हुआ करते थे, तो अभी के जमाने में कमल हसन, विजय कुमार और स्टालिन और ये लोग अब आकर के प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे दौर में देखा जाए तो अन्नामलाई एक अपनी अलग छवि बना रहे हैं। जी रितेश रंजन, जूते न पहनना जब तक कि डीएमके की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, 48 दिनों तक का उपवास, ये तमाम घोषणाएं तो समझ में आती हैं, लेकिन खुद को कोड़े से मारना, मतलब ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन? ये देखिए, उनके मन में क्या विचार थे क्या है, लेकिन मुझे जो जहां तक समझ में आता है कि एक अपनी तरफ से जो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो होना चाहिए था,
और मैं होते हुए भी मेरे होते हुए भी ये चीज हो गया, तो खुद को दंडित करना होता है किसी चीज के लिए। तो ये चीज मैं जहां तक मुझे लगता है कि मैं समझ पा रहा हूं कि यही है। और मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलई का ये प्रयास जो है एक नया दौर लिखने वाला है। और भाजपा का पिछले कुछ सालों में जो वर्चस्व बढ़ा है, मैं देख रहा हूं कि जब मैंने आज से 10-15 साल पहले चले जाइए तो उस टाइम स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुत कम सुनने को ही नहीं मिलता था भाजपा के प्रत्याशियों का आना। लेकिन अब देखिए, न कि आना बल्कि इसमें जो है इन्होंने अच्छी खासी सीटें गिनी है अकेले दम पे। ठीक रितेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डीएमके के शासन में तमिलनाडु में विपक्ष के बड़े नेता अन्नामलाई, जो कि युवाओं के लिए भी एक तरह से एक प्रेरणा के तौर पर उभरे हैं राजनीति में, उनका खुद को कोड़े मारना एक तरह से ये बताता है कि कितना असहाय न सिर्फ विपक्ष बल्कि एक आम आदमी डीएमके की सरकार में है, जो एक छात्रा अपने साथ हुए अन्याय के लिए एक तरह से न्याय मांग रही है, और जो आरोपी इस पूरे प्रकरण में है उसको डीएमके किस तरह से राजनीतिक संरक्षण दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवान से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवान से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर व्यापक चर्चा के साथ वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान जयशंकर की अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी मामले को लेकर पुलिस ने शाहीन बाग ओखला इलाके में केस दर्ज किया है। ये शिकायत वोटर आईडी आवेदनों में जालसाजी के गंभीर मामलों को लेकर हुई है। दरअसल ओखला विधानसभा क्षेत्र में नए वोटर रजिस्ट्रेशन और एड्रेस चेंज कराने के उद्देश्य से 4 व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे। ईआरओ ने इस मामले में 4 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 336 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, बीएनएस की धारा 340 जाली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करना के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों और इन धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल किसी भी संभावित सहयोगियों या नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी ने स्वागत किया है। दरअसल दिल्ली भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से 14 दिसंबर को मुलाकात की थी और उनसे आग्रह किया था कि फर्जी मतदाता और फर्जी आवेदनकर्ताओं की पहचान की जाए। साथ ही मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पंजीकरण को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ के लिए संतों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में ब्रह्मचारियों की सेना श्री पंच अग्नि अखाड़ा संगम क्षेत्र पहुंच गई है। गुरुवार को श्री पंच अग्नि अखाड़ा की पेशवाई निकाली गई। घोड़े और ऊंट के साथ शाही अंदाज में रथ पर सवार होकर अखाड़े के साधु संत महामंडलेश्वर गाजे बाजे के साथ सन्यासियों की सेना लेकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश किए। पेशवाई के दौरान वे अपने इष्ट देवी मां गायत्री की पूजा आराधना करके महाकुंभ सफलतापूर्वक पूर्ण होने की मनोकामना करते हैं। 25 का जो नया कुंभ करने जा रहे हैं, इसके शुभारंभ में सबसे पहले हमारी जो पेशवाई है, हमारी अखाड़े की जो आराध्या है भगवती गायत्री, हम सबसे पहले अपनी गायत्री माता को बड़े बाजे गाजे के साथ और बड़ी वैभव के साथ उनको उन जगदम्बा को बड़े वैभव के साथ जगदम्बा को तीर्थराज प्रयाग की छावनी में प्रवेश करते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी कृपा से हमारा जो कुंभ है वो मंगल अच्छी तरह से संपन्न हो। अग्नि अखाड़े का जो छावनी प्रवेश है, इसका मतलब ये है कि अग्नि अखाड़ा आज अग्नि देव पहुंच रहे हैं आपके अखाड़े में। संगम तट पे आज प्रथम प्रवेश हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक समीक्षा में भरोसा जताते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 6.5% की दर से बढ़ेगी।
इसमें वित्त वर्ष 2047-48 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के राजकोषीय दायित्व ढांचे में सुधार के महत्व पर भी जोर दिया गया। मांग पक्ष के बारे में इसमें कहा गया है कि ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, शहरी मांग बढ़ रही है। अक्टूबर-नवंबर 2024 में यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 13.4% की वृद्धि हुई। घरेलू हवाई यात्री यातायात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान जताया है, जबकि तीसरी तिमाही में इसके 5.7% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपनी वार्षिक समीक्षा में कहा कि स्ट्रेस्ड अकाउंट्स के समाधान, पुनर्पूंजीकरण और बैंकों में सुधार लागू करने की सरकार की नीति के कारण भारत के बैंकिंग सेक्टर की स्थिति काफी अच्छी हुई है। इस वजह से बैंकों के एनपीए में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत ने आईपीओ के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। वित्तीय फर्म पेंटोमेथ ग्रुप के डेटा के मुताबिक भारत ने अमेरिका से 2 गुने और यूरोप से 2.5 गुना ज्यादा आईपीओ लॉन्च किए। 2024 के पहले 11 महीनों में ही 76 कंपनियों ने 1.3 लाख करोड़ रुपए जुटाए। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2025 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आईपीओ फंडिंग का नया रिकॉर्ड बन सकता है। चीन में सख्त नियमों की वजह से इस साल आईपीओ का प्रदर्शन पिछले 10 सालों में सबसे कमजोर रहा। ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा आईपीओ लॉन्च किए, जो टोटल आईपीओ की संख्या और फंडिंग का लगभग 60% है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 332 आईपीओ के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा आईपीओ पेश किए। अमेरिका 205 आईपीओ के साथ दूसरे नंबर पर और चीन 130 आईपीओ के साथ तीसरे नंबर पर रहा। वेस्टर्न यूरोप में 64 और जापान में सिर्फ 80 आईपीओ लॉन्च हुए। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भारत के प्राइमरी मार्केट में अगला साल और भी बेहतर होगा। कई कंपनियों को पहले ही सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में भारत में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक फंड जुटाने की उम्मीद है। आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के मामलों में चिंता जताते हुए बैंकों को बैंक धोखाधड़ी में 8 गुना बढ़ोतरी के लिए अलर्ट किया है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में धोखाधड़ी 21,367 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पिछले साल की इसी अवधि में 2,623 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई है। आरबीआई ने बैंकों से साइबर सुरक्षा बढ़ाने, धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने और ग्राहकों को जागरूक करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्टिंग में देरी न करें और ये सुनिश्चित करें कि हर धोखाधड़ी घटना को बिना किसी देरी के रिकॉर्ड किया जाए, जिसके लिए बैंकों को एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे धोखाधड़ी की घटनाओं का समय पर पता चल सके और उन्हें ठीक से ट्रैक किया जा सके। साथ ही बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए ताकि धोखाधड़ी के मामलों में कोई भी चूक ना हो। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण करें और उनका अध्ययन करके ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रणनीतियां तैयार करें। इससे न केवल बैंकों की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी पुनः स्थापित किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 16 साल पुराने एक फैसले को खारिज कर दिया है। बैंक अब ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से ज्यादा ब्याज वसूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे कार्ड यूजर्स के लिए मुसीबत बनने वाला है जो बिल पेमेंट करने में लापरवाही करते हैं। ऐसे में अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपने कार्ड का बिल पेमेंट समय पर करें। इसके अलावा इस आदेश के बाद आपके बैंक ने कितना ब्याज अप्लाई किया है, इस पर भी नजर रखें। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एनसीडीआरसी के 7 जुलाई 2008 के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर आया है। ये अपील सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंकों ने दायर की थी। एनसीडीआरसी ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड बकाये पर 36% से 49% प्रतिवर्ष तक की ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं और उधारकर्ताओं के शोषण की तरह हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले बैंक इसे हटाए जाने की मांग कर रहे थे।
बैंकों की ओर से दलील दी गई थी कि 30% की लिमिट तय किए जाने के चलते वे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स से ढंग से नहीं निपट पा रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि एंड्रॉयड और एप्पल फोन पर एक ही गंतव्य के लिए कथित तौर पर अलग अलग किराया वसूलने के लिए ऐप के जरिए टैक्सी बुकिंग की सेवा देने वाली कंपनियों की जांच होगी। ये जांच केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण करेगा। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा कि ये पहली नजर में अनुचित व्यापार व्यवहार जैसा लगता है। ये उपभोक्ताओं के पारदर्शिता के अधिकार की उपेक्षा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जांच के दायरे में खाने पीने के सामान की डिलीवरी और टिकट बुकिंग ऐप सहित अन्य क्षेत्र आएंगे। ये जांच एक ही यात्रा के लिए अलग अलग मोबाइल प्लेटफॉर्म पर मूल्य में अंतर के बारे में मीडिया में आई रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। देश में मौसम का मिजाज बदलने से कहीं बारिश कहीं बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में तापमान 0 से भी नीचे गिर चुका है। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण पारा तेजी से लुढ़क गया है, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंचने के कारण जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य भारत में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ सकती है। और मिड डे प्राइम में खेल की खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे गौरव का। जी गौरव, क्या खबरें आज खेल के मैदान से? शुक्रिया ऋतु। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज की खबर के साथ, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के तहत मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 164 रन बना लिए। ऋषभ पंत 6 तो वहीं रवींद्र जडेजा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की पहली पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और भारत का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गिरा, जो 3 के स्कोर पर पैट कमिंस का शिकार हुए। इसके थोड़ी ही देर बाद केएल राहुल का विकेट भी पैट कमिंस ने लिया, जिन्हें 24 पर उन्होंने बोल्ड किया। हालांकि इसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए तेजी के साथ रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाया। जायसवाल 82 के स्कोर पर रन आउट हुए। इसके थोड़ी ही देर बाद विराट कोहली भी 36 पर बोलैंड की गेंद पर एलेक्स कैरी को कैच थमा बैठे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ ने सबसे ज्यादा 140 रन की पारी खेली। स्मिथ को आकाशदीप ने बोल्ड किया। वहीं कप्तान पैट कमिंस 49 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। और हॉकी इंडिया लीग का आगाज जो है वो कल से यानी 28 दिसंबर से शनिवार से हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें जो हैं वो हिस्सा लेंगी। लीग का पहला मुकाबला टीम गोनसिका और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच खेला जाएगा। सभी मुकाबले राउरकेला और रांची में आयोजित होंगे। हॉकी इंडिया लीग की 7 साल बाद वापसी हो रही है। और बात कर लेते हैं निशानेबाजी की, जहां विजय वीर सिद्धू ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता का रजत पदक गुरप्रीत सिंह के नाम रहा। और बात अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की, जहां पर इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए लेस्टर सिटी को 3-1 से हरा दिया। जीत के साथ लिवरपूल ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। वहीं प्रीमियर लीग में ही शुक्रवार का दिन चेल्सी के लिए निराशाजनक रहा। देर रात खेले गए मुकाबले में फुलहैम ने चेल्सी को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग के 18वें मैच में हार झेलनी पड़ी। वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हराने में सफलता पाई।
ब्राजीलियन फुटबॉलर ऑस्कर ने साओ पाउलो क्लब को ज्वाइन कर लिया है। ऑस्कर करीब 8 साल तक चीन के शंघाई पोर्ट क्लब से जुड़े रहे। इससे पहले ये खिलाड़ी चेल्सी के साथ भी लंबे समय तक रहा। साओ पाउलो क्लब ने ऑस्कर के क्लब से जुड़ने की पुष्टि भी कर दी है। साओ पाउलो क्लब के साथ ऑस्कर ने साल 2027 तक का करार किया है। तो रितु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। तो रितु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस पर भारत में लगा प्रतिबंध अब हट गया है और ये किताब अब स्टोर्स पर मौजूद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए किताब की बिक्री को अनुमति दी। इस बीच पुस्तक पर बैन के समर्थन और विरोध के साथ ही इसे लेकर एक नए किस्म की सियासत शुरू हो चुकी है। जाने माने उपन्यासकार सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस लंबे प्रतिबंध के बाद एक बार फिर भारत में लौट आई है। बैन के 36 साल बाद हाईकोर्ट की अनुमति के साथ ही किताब भारत में बिक रही है। सितंबर 1988 में प्रकाशित द सैटेनिक वर्सेस ने वैश्विक आक्रोश को जन्म दिया, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने, जिन्होंने उपन्यास पर ईश निंदा होने का आरोप लगाया। दुनिया भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और किताबें जलाई गईं। धार्मिक समूहों के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1988 को पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीमा शुल्क आदेश जारी किया। पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की धार्मिक दबाव के आगे झुकने के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। 1988 में इस किताब पर बैन लगाया गया था और अब कुछ दिन पहले ही इस पर से बैन हटा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस किताब पर से बैन हटाया है, ये बोलकर कि उस वक्त जो सरकार थी वो उसका नोटिफिकेशन जो है इम्पोज का वो नहीं जमा कर पाई, तो इसीलिए इस किताब से बैन उठा है। खूब लोग आ रहे हैं फिलहाल ये किताब खरीदने के लिए, जानने के लिए उनके मन में एक बहुत जिज्ञासा है कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या है। काफी अरसे से पुस्तक प्रेमी इस किताब से प्रतिबंध हटाने के लिए अदालत की शरण में थे। नवंबर 2024 में आयात प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 2019 की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि प्रतिबंध लगाने वाली 1988 की अधिसूचना कहीं भी नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद यह पुस्तक आखिरकार पुस्तक प्रेमियों के हाथों में है। इस किताब से बैन हटने पर मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता के मुताबिक भारत में विरोध प्रदर्शन से पहले ही केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई थी। अगर इस किताब को मार्केट के अंदर आती है तो एक बार फिर से मुल्क का माहौल खराब होने का खतरा है। लिहाजा मैं भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इस विवादित किताब, सलमान रुश्दी की विवादित किताब को पूरी तरीके से भारत के अंदर प्रतिबंध रहना चाहिए। Unfortunately, India under Rajiv Gandhi was the first country in the world. It has that dark distinction. It became the first country in the world to proscribe the satanic verses. And that's why it is important that the book should be available once again. पुस्तक पर बैन के विरोध और समर्थन के साथ ही इसको लेकर एक नए किस्म की सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल पुस्तक प्रेमियों में इस किताब को पढ़ने को लेकर उत्सुकता है। नई दिल्ली से सिद्धार्थ भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में बिजली कंपनियों की मनमानी को लेकर भाजपा लगातार दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों का विरोध कर रही है। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली के आम लोगों से बिजली की खपत से ज्यादा बिजली का बिल लिया जा रहा है। इस बीच वीरेंद्र सचदेवा ने बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज PPAC को दिल्ली की जनता से छलावा बताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली के नाम पर किस तरह से ईमानदार कंज्यूमर को लूटने का काम कर रही थी या कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार आवाज उठाई। बार बार हम एक ही बात कह रहे थे कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस PPAC ये हर ईमानदार कंज्यूमर के बिलों पर
एक तरह से बिजली कंपनियों को डाका है। 16 जुलाई को हमारे सभी विधायकों ने स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी थी इस विषय को लेकर। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पीपीएसी चार्ज को लेकर हमने 16 जनवरी को स्पीकर को पत्र लिखा और इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद डीआरसी का ऑर्डर आया और पीपीएसी चार्ज को कम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जब इसका संघर्ष किया, आवाज उठाई और हमने दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया, उनकी चोरी को पकड़ा। आज डीआरसी का ये ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक अब दिल्ली में पीपीएसी चार्जेस बीवाईपीएल तो लेता था 38.12%, वो अब 13% पे आ गया है। और बीआरपीएल जो है वो लेता था 36%, वो अब आ गया है 18.19%, मतलब 18% के आसपास। और उसी तरह से टीपीडीडीएल जो 36.33 लेता था वो आ गया है 20.52% पे। अगले बिल में पीपीएसी चार्जेस 50% कम होकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है। और आइए खबर संभल की। संभल के चंदौसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे लगातार 7वें दिन भी जारी है। चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली रानी की बावड़ी की खुदाई में अब तक 16 सीढ़ियां, 4 गलियारे, नुमा कमरे तथा प्रथम तल का फर्श साफ दिखाई दे रहा है। बावड़ी की खुदाई के दौरान सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात की गई है। इसकी खुदाई नगरपालिका परिषद के मजदूरों से कराई जा रही है, जिससे यहां पर मिले स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। खुदाई में मिली गहरी बावड़ी का संबंध उस राज परिवार से है जिसने बाबर से लड़ाई लड़ी थी। बावड़ी में अब तक कई गलियारे और सुरंगें मिल चुकी हैं। फिलहाल बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है और संभल प्रशासन इसकी और अधिक जानकारियां सामने लाने का प्रयास कर रहा है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।